नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और कक्षा 7 के जो हमारे विज्ञान की पाठ्य पुस्तिका है उसका पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आप जानते हैं कि हमारे आसपास जो जीवन है उसमें कितना सारा परिवर्तन हमें डेली देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद गर्मी हो रही है, मौसम बदलता है और बहुत धूप होने के बाद में भी शाम को बारिश हो जाती है। तो इसके साथ ही साथ आप और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जब आपको मम्मी बोलती हैं या घर वाले कोई बोलता है कि नींबू पानी बनाओ और नींबू पानी में आप जो चीनी है उसे घोल दीजिए, तो चीनी के जो दाने जो आप देख पाते हैं वह जब आप पानी में घोलते हैं तो वह पानी में घुल जाती है। तो किस प्रकार से जो कि रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं हमारे दैनिक जो जीवन के अंदर, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन को हमने बताया था कि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं कि हम किसी चीज़ को जब उसको हम जब भौतिक रूप से वह अलग होती है, मतलब वह उसका गुण नहीं बदलता, वह वैसे ही दिखती है और लेकिन उसमें आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो उसके रंग है, उसका अवस्था है, वह वैसे ही रहता है, उसके गुण वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो उसको भौतिक गुण के कहलाते हैं। अब वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब हमें कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब जैसे आप ये देखिए कि उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड की मुक्त सिरे को अगले भाग को गैस स्टोव को जला कर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए कि आप ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए, कुछ समय बाद अग्रभाग पुनः वैसे ही दिखाई देता है। क्या इसका पहले रंग वापस आ जाता है? ये आप क्रियाकलाप इसमें आप देख सकते हैं 1 और 2 में। कागज तथा चौक के अमाप में परिवर्तन वाली बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ भौतिक परिवर्तन की बात हो रही है, यहाँ पे भौतिक परिवर्तन की बात हो रही है और हमें बात करनी है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों की। हमें ये याद रखना है कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है और जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं वह विज्ञान की किसी न किसी एक एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी आपने इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि ये वह सारी चीज़ें बता रहे हैं जो आपके आसपास घटित हो रहा है, निरंतर घटित हो रहा है, और हम उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा रासायनिक परिवर्तन है, जैसे लोहे में जंग लगना, एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। मतलब आप देखते हैं यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के खुले में छोड़ देंगे, अभी बारिश का समय है, तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। ठीक है, अब आप चित्र 1.6.2 में आप देखिए कैसे जंग लग रहा है, खुले में पड़ा हुए लोहा, सरिया, कुर्सी, इन सब चीज़ों पे। और आपको ये सब पता है, पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच, लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है, आपने देखा होगा। तो आपने ये सब चीज़ें देखी है। अब आप ये देखिए कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुले रखने के बाद उनमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ दे, उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसी परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं आप देखिए। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानी, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की और लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि जलते हुए मैग्नीशियम की और अधिक समय तक टकटके लगाकर ना देखें। देखिए, पहले ही बता दिया गया कि हम कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि मैग्नीशियम की पतली पट्टी या फीता, मैग्नीशियम का एक फीता होता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, एक रासायनिक पदार्थ है, या उसका तार का हम टुकड़ा लीजिए और इसके सिरे को रेगमाल से साफ, देखिए यहाँ पे
देखभाल से साफ कर लीजिए, जिसको सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाइए। ये चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। कैसा? चमकदार। पूरी सतह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, पहले तो आप यहाँ पे ये देखिए कि जब ये जलता है तो कैसे दिखता है। ये इस प्रकार से दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट रोशनी होती है। एक तरीके से जब आप पटाखों में देखते होंगे, जब हम फुलझड़ी वगैरह जलाते हैं या और चीज़ जलाते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम जैसे पदार्थों का इस्तेमाल होता है, जो कि हमें जलते समय चमक दिखाई देती है। अब क्या है कि अब इसका एक सूत्र है। सूत्र कैसे है कि मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कहते हैं? O2। आप लोगों को याद है, मुझे पता है। और उसके जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बनता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब लगता है आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ध्यान दें कि यहाँ लिखित समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाना। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। मतलब हमें ये सीखनी है, ये नहीं कि हम इसमें कोई नया कुछ बना देंगे, ये सब नहीं है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा में लाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र पर परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? ये पूछ रहे हैं। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारीय। ये भी हमने पढ़ा है ना, अम्ल और क्षारीय। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है। कैसे? हमें अभी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला था तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, इसके साथ जल मिल गया तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है और ऑक्सीजन और जल में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन जल में क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। जैसे कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड एक क्षारक है, ठीक है, एक क्षारीय पदार्थ है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल मिलने से बनता है। तो देखिए, जैसे जैसे हम उसमें चीज़ें डालते जा रहे हैं वैसे वैसे वह बन रही है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिला दी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब इसमें जल मिला दिया तो क्या हो गया? इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया कि जल में हमें हाइड्रोजन भी मिलता है। जल का सूत्र क्या है? H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना जी। अभी दोबारा शिक्षकों द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट नीला तोता घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन कैसे होता है। अभी कोई पदार्थ है, वो आप देखेंगे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, हम किसी न किसी पदार्थ को डब्बे में पॉलीथिन में पैक करके रखते हैं ताकि उसमें हवा ना लगे उसको, क्योंकि जैसे भी आपने देखा कि मैग्नीशियम में अगर हवा लगेगी तो ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको, और जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अगर उसको गलती से नमी मिल गया, पानी मिल गया तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको बहुत सावधानीपूर्वक रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी ये रासायनिक पदार्थ है
जो कि रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। रसायन मतलब जो है केमिकल्स है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल। तो आपको याद रखनी है ये सब चीज़ें, बहुत छोटी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आप समझेंगे इस चीज़ को, धीमे धीमे आप समझेंगे, आपको ज़रूर ये फ़ायदा करेगी। कि अभी क्या था कि हमने थोथे के बारे में बात की, नीला थोड़ा कॉपर सल्फेट के बारे में बात करी, और ये इसमें क्या किया हमने, एक सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें में मिलाई। हमारे जो ये नीले रंग का विलेन मिल जाएगा, एक प्रणाली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलियन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलियन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे प्रतीक्षा कीजिए। अब विलियन के रंग को देखिए, इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलियन के रंग से कीजिए, ठीक है। आप ये देखिए कि आयरन सल्फेट जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट विलियन था, ठीक है, नीला जो था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आयरन सल्फेट हो गया, ठीक है, और ये हल्का हरा है। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलियन के रंग में परिवर्तन हो गया। क्या आपको विलियन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलियन का रंग का नीले से हरा जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि सूत्र है कॉपर सल्फेट विलियन CuSO4 नीला थोता जो है, ठीक है, प्लस लोहा Fe। अभी इसमें क्या हुआ, आयरन सल्फेट विलियन, ये क्या है, हरा हो गया, प्लस कॉपर जिसमें भूरा निक्षेप हमें मिलता है, ठीक है। तो ये इतना ज़बरदस्त जो चीज़ें हैं, ये हमें यहाँ पे इस चैप्टर में देखने और समझने को मिलती है, ठीक है। और कुछ इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमें पता लगेगी कि लोहे में जंग लगना कैसे होता है, और क्रिस्टलीकरण क्या होता है, और अंत में हम देखेंगे कि परिवर्तन के दो प्रकार किस प्रकार के हो सकते हैं। ये सब हम इसका जो सार है वह उठाएंगे, फिर हम प्रश्न उत्तरों की तरफ भी चलेंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा चैप्टर है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक रिवीजन, बहुत क्विक रिवीजन चैप्टर था, जिसमें हमने 2 एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी सहायक होगी। ज़्यादा तो मैं इस वीडियो में आपको बता नहीं पाया, और साथ ही साथ में थोड़ा बताऊंगा कि आपके किस प्रकार से आपकी लाइफ में आपको फ़ायदा होगा अगर आप ध्यान धारणा से जुड़ते हैं। ध्यान करने से आपके अंदर जो संतुलन है वह बढ़ेगा, और सहज जगह मेडिटेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो के एंड तक देखते हैं, मुझे पता है बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर हमारे जीवन में मेडिटेशन ने बहुत फ़ायदा किया, और बहुत से लोग कहते होंगे कि इतना हमें अभी समझ में नहीं आया। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, वैसे वैसे ही हमारा जो ज्ञान है वह बढ़ता है। तो उसके लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हम धीमे धीमे सीखते हैं, हर एक चीज़ को हम धीमे धीमे सीखते हैं। जब आप ध्यान करेंगे तो आप ध्यान की पद्धति के द्वारा अपने अंदर परिवर्तन लेके आ पाएंगे, लेकिन आवश्यक ये है कि आप उसकी शुरुआत करें। किसी भी चीज़ की जो मुश्किल जो स्थिति होती है वह उसकी शुरुआत करना है। एक बार शुरू करने के बाद में आप देखेंगे कि वह धीमे धीमे होती चली जा रही है, और आप आसानी से सीखते चले जा रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए। जो मेडिटेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लिंक्स पे फॉलो कर सकते हैं, या आप खुद से भी गूगल में जाके या यूट्यूब पे जाके सहज योग मेडिटेशन को सर्च कर सकते हैं, और आप ध्यान कीजिए, आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। अभिभावक, छात्र, शिक्षक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम हमें देते रहिए, आगे बढ़, आप भी आगे बढ़िए, और हम जो भी टीम है आपके लिए लगी हुई है उसको भी अपना प्रेम दीजिए। इस वीडियो को आगे दूसरों तक पहुँचाइए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।